बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 2 दिसंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी छात्रों को बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे पीडीएफ नोट्स वीडियो आदि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर अपनी तैयारी को आप बरकरार रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। यह प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था। इसका राइट आंसर हमने बताया था। अभी जो इसकी शुरुआत हुई है गंगा जल आपूर्ति योजना की, ये बिहार के नालंदा जिले में इसकी शुरुआत की गई है। हालांकि आने वाले दिनों में इसे अन्य जिलों में भी विस्तार किया जाएगा। तो ऐसे में ध्यान रखें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और इस सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने से फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और जो 68वीं के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था, आपको बता दूं कि 68वीं बीपीएससी कोर्स के अंतर्गत बीपीएससी मेकर ऐप पर माई कोर्स सेक्शन में ये सारे मटेरियल अपडेट किए जा चुके हैं। जो छात्र भी इसे ज्वाइन किए वहाँ से जाकर ये तमाम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर इसी कोर्स के अंतर्गत टेस्ट सीरीज की, तो ये 62 दिनों के टेस्ट सीरीज प्लान के अंतर्गत आपका जो पहला सेट है यानी कि सेट 1 आपको कल दिया गया है, यानी कि 1 दिसंबर 2022 को दिया गया है। और टेस्ट की जो टाइमिंग है आप लोगों की राय के बाद ये डिसाइड किया गया टेस्ट का समय क्या होगा। तो प्रत्येक दिन 7 बजे शाम में, ये यहाँ से ध्यान रखिए, 7 बजे शाम में ये टेस्ट का टाइमिंग रखा गया। इसमें इसलिए 7 बजे शाम को चुना गया है क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, तो वो लोग भी इसे ज्वाइन किए हुए हैं। उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर 7 बजे के बाद ही रखा जाए टेस्ट। तो ऐसे में एक अच्छा टाइम है, सभी के लिए पर्याप्त हो सकता है। आप लोग दिन भर जो भी चीज़ें पढ़ना, जो भी चीज़ें रिवाइज करना उसे रिवाइज कीजिए। और प्रत्येक दिन यहाँ पर इस टेस्ट श्रृंखला के माध्यम से जो 62 दिनों तक चलने वाला एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि 50 आपका फुल लेंथ सेट होगा और इसके अतिरिक्त जो 12 होंगे ये करंट अफेयर्स का सेक्शनल टेस्ट है। तो इसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और जो छात्र ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं तो आप ध्यान रखिए, अगर आपसे इसमें ज्वाइन नहीं कर पाए तो अभी भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस टेस्ट श्रृंखला में अगर आप उस समय, जिस समय इसका शेड्यूल है उस समय अगर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो अन्य समय में भी अपने अकॉर्डिंग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस एग्जाम की यानी कि 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की, तो ये आपका प्रस्तावित है 12 फरवरी 2023 को। ऐसे में आप इस टेस्ट श्रृंखला को ज्वाइन करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना, ये ऑनलाइन मोड में मिलने वाला प्रैक्टिस सेट है जो कि हिंदी भाषा में आपके लिए उपलब्ध है। ये आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा और संपूर्ण प्रश्नों का यानी कि सारे प्रश्नों का समग्र विश्लेषण आपको ऑनलाइन मोड में प्रदान करेगा। ध्यान रखिएगा, इस कोर्स के अंतर्गत जो प्री स्पेशल कोर्स है 68वीं बीपीएससी के लिए, जो बीपीएससी मेकर ऐप पर, वहाँ पर आप ये तमाम मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा अपडेट हो चुके हैं और ये अंडर प्रोसेस है। ये जल्द ही आपको सारा का सारा मटेरियल मिलने वाला है। तो 2 पैकेज ऑप्शन आपके समक्ष है, आप लोग इसे चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हजारों विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बताएं कि वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही के दिनों में लोक गायिका मैथिली ठाकुर से संबंधित 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं। इनमें से यहाँ पर एक हमने अभी शामिल किया और एक की जानकारी हमने कुछ दिन पहले आपको दिया था। तो ऐसे में यहाँ पे पूछा गया कि वे किस जिले की रहने वाली है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मधुबनी। इनसे संबंधित कई सारी जानकारी है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने बिहार खादी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो इस वर्ष जो बीपीएससी परीक्षा आयोजित हुआ था, इस परीक्षा में पूछा गया था कि बिहार खादी के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो प्रश्न के आधार पर जो राइट आंसर बना था ये बना था मनोज तिवारी, जो कि उस समय बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे। और उससे भी पहले बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी।
ये सारी बातें आपको मैंने समय से बताया है। ये सारे फैक्ट जो इस श्रृंखला के अंतर्गत देखते हैं, जिन लोगों ने भी वर्ष 2021 में करंट अफेयर्स की श्रृंखला को फॉलो किया था, ऊपर आई बटन पे मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितने सारे प्रश्न यहाँ से बने हैं हमारे मटेरियल से। सारे के सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के हमारे नोट से बने हैं। इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर मैंने क्लास के स्क्रीनशॉट के साथ मैंने बताया है कि किस दिन का ये प्रश्न है, कौन से प्रश्न संख्या मैंने आपको बताया है। ये सारी बातें यहाँ पर इस प्रूफ में आपको मिल जाएगा। इससे आपका एक प्रकार से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो यहाँ से ध्यान रखिए, अभी वर्तमान में जो बिहार की खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ये बनी है लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर, जो कि बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली है। और ब्रांड एम्बेसडर जो ये बनी है, इसके तहत ये बिहार के खादी का दुनिया भर में प्रचार करेगी। ये इनका कार्य होगा। और किसी भी प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। एक अलग पहचान मिले, इसलिए इस तरह का पहल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा अगला पॉइंट है मैथिली ठाकुर के बारे में कि उनका जन्म 25 जुलाई 2000 को बेनीपट्टी मधुबनी बिहार में हुआ था। इनकी उम्र की बात करें तो महज ये 22 वर्ष की है। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, मात्र इनकी जो उम्र है 22 वर्ष है। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार की ये रहने वाली है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हाल ही में वर्ष 2019, 20 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी ने 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये जो 128 कलाकार यहाँ पर लिखा गया, पूरे भारत के बारे में लिखा गया, यानी कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के, यानी कि पूरे भारत के 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा अभी की गई है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। और बिहार के दृष्टिकोण से अगर हम इसे देखें तो इसमें बिहार के 13 कलाकार शामिल हैं, जिनमें कि 8 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। अति महत्वपूर्ण है, बिहार के दृष्टिकोण से इसे नोट कीजिएगा। हालांकि हमने आपको ये सारी जानकारी पहले भी दिया है। और वहीं पे हम बात करें इस पुरस्कार के अंतर्गत मैथिली ठाकुर की, तो आपको ध्यान रखना मैथिली ठाकुर भी इसमें शामिल है, जिन्हें कि बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना। कुल मिला के 128 कलाकारों में बिहार के 13 कलाकार शामिल हैं, जिसमें कि 8 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। ये बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो भी पालतू हाथी बिहार में है वर्तमान मौजूदा समय में, तो सभी हाथियों का डीएनए प्रोफाइलिंग किया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो हो गई है दिसंबर 2022 से ही की जाएगी। ऐसी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। तो ऐसे में ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। अब इनसे संबंधित कई सारी जानकारी है। आपको ध्यान रखना कि बिहार सरकार जंगली हाथियों के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करेगी। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जंगली हाथियों के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू की जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा, आपको ध्यान रखना, इस परियोजना का मकसद राज्य के सभी पालतू हाथियों का व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। और इसके माध्यम से आपको ध्यान रखना है कि डेटाबेस में हर पालतू हाथी की तस्वीर के साथ साथ उसका आनुवंशिक जेनेटिक डेटा भी शामिल होगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। देखिए, पालतू हाथी का प्रयोग करते हुए जंगली हाथियों का एक प्रकार से अवैध कारोबार किया जाता है। इनका एक प्रकार से सहारा लिया जाता है पालतू हाथियों का। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, पालतू हाथी का सभी का डीएनए प्रोफाइलिंग किया जाएगा। अभी हाल ही में घोषणा हुई है। और इसके आधार पर जो जंगली हाथियों का कारोबार किया जाता है, जो अवैध कारोबार होता है, जो तस्करी होता है, उसे रोकने की दिशा में एक पहल बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इसमें हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वर्ष 2002 में संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ऐसे पालतू हाथियों की बिक्री पर प्रतिबंध है जो कि राज्य के वन विभाग में पंजीकृत नहीं है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। जो कि राज्य के वन विभाग में अगर पंजीकृत कोई हाथी नहीं है, तो ऐसे हाथियों की खरीदारी करना, बिक्री करना वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये आपको ध्यान रखना। अधिनियम 1972 का जो संशोधन हुआ था 2002 में, इसके तहत ये सारी बातें कही गई है। ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार में मुख्य वन्य जीव संरक्षक अभी वर्तमान में जो है ये PK गुप्ता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा S&P के अनुसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये 7% रहने का अनुमान लगाया गया। और 7% RBI के द्वारा भी लगाया गया है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% इस वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 में 7% और अगले वर्ष यानी कि अगले वित्त वर्ष 2022-23 में ये 6% रहने का अनुमान है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P अर्थात स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार। जबकि वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो हालांकि इससे पहले सितंबर 2022 में इस एजेंसी द्वारा जारी अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2022-23 में 7.3% और वहीं पर अगले वित्त वर्ष 2023-24 में 6.5% होने का अनुमान जताया गया था। तो ये सारी बातें यहाँ पर नवीनतम आकलन के आधार पर शामिल किया गया है। हालांकि आपको मुख्य रूप से ये वाला याद रखना है जो अभी हाल ही में जो आकलन का रिपोर्ट सामने आया है इसको आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्नों पर पैनी नज़र होती है एग्जाम क्वेश्चन सेटर की, तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हम इसके चार्ट की बात करें जो रिसेंटली हमने आपको बताए हैं रेटिंग एजेंसी के बारे में जो कि भारत का आर्थिक विकास दर का आकलन किया है, तो ऐसे में जो इंपॉर्टेंट है आपको वित्त वर्ष 2022-23 के बारे में मुख्य रूप से याद रखना है। वित्त वर्ष 2022-23 के बारे में ही एग्जाम में पूछे जाने की मतलब अधिकतर संभावना है। तो मूडीज इन्वेस्टर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के जो आकलन है ये 4.8%, ब्लूमबर्ग के अनुसार 6.1%, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये 7%, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 5.9% और ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P के अनुसार ये 7%। ये चीज़ें यहाँ से आप ध्यान रखें, आप चाहें तो ये सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के अगले चौथे प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि लैंगिक हिंसा के खिलाफ निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में नई चेतना नामक एक अभियान शुरू किया गया है। तो लैंगिक चेतना के खिलाफ निम्नलिखित में से हाल ही में किनके द्वारा एक नया अभियान नई चेतना की शुरुआत की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ये केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ऐसे में ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना केंद्र सरकार ने हाल ही में लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने की दिशा में नई चेतना अभियान की शुरुआत की है। ये केंद्र सरकार की एक पहल है, अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है आपको ध्यान रखना है कि लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों पर जो अपराध होता है उस दिशा में उन्हें जागरूक किया जाए, यही इसका एक प्रकार से उद्देश्य है। और ये अभियान की जो अवधि है 1 माह की है, जिसके तहत महिलाओं को हिंसा के खिलाफ उपलब्ध कानूनी व अन्य उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी, उन्हें जागरूक करने की दिशा में एक प्रकार का प्रयास किया जाएगा इस अभियान के तहत। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिएगा। और वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। बात आई है महिलाओं की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और इस वर्ष 8 मार्च 2022 को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया इसका थीम क्या था, इसकी जानकारी हमने आपको दिया था। इसका थीम था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि एक अस्थायी कल के लिए एक लैंगिक समानता रखी गई। ये 2022 का इसका निर्धारित थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम और ये तिथि। चलिए अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस मंत्रालय को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पर विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि 21 से 27 नवंबर 2022 तक 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का जो आयोजन है ये दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसका जो उद्घाटन किया गया ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। और हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, ये किस थीम पर आधारित था। ये 41वां जो संस्करण था भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका थीम है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। ये 2022 का 41वें संस्करण का निर्धारित थीम है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि सार्वजनिक संचार और आउटरीच में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पुरस्कार मिला है या फिर पुरस्कृत किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है और इसी के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेकिन यहीं पर आपको अगर ध्यान रखना है, किसी विकल्प में स्वास्थ्य मंत्रालय अलग होता और परिवार कल्याण मंत्रालय मान लीजिए ऑप्शन नंबर सी में होता, तो ऐसे में जो आपका विकल्प बनता ये हो जाता उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही हो जाता। तो इस बात का भी यहाँ पर विकल्पों पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
हम यहाँ पर अगले पॉइंट में इस मेले की बात करें बिहार के दृष्टिकोण से, तो इस मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य के रूप में शामिल था, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य के रूप में इस मेले में भाग लिया था। तो ये सारी बातें हमने आपको पहले भी विस्तार से बताया है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें, ये अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 41वां संस्करण आयोजित हुआ है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का भी 41वां संस्करण इस वर्ष 2022 में आयोजित हुआ, शारजा, संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों का ये 41वां संस्करण था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 कहाँ आयोजित हुआ। तो शारजा, संयुक्त अरब अमीरात में ये आयोजित हुआ है। इसके थीम की बात करें या फिर इसके आयोजन की बात करें तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आयोजन होता है ये 2 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। थीम था स्प्रेड द वर्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 41वें संस्करण का थीम था स्प्रेड द वर्ड। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न ये है कि वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ये सारी बातें हमने कई बार आपको बताया है, कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। आई थिंक आपने कमेंट कर दिया होगा। हम यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि दिए गए निम्नलिखित शहरों में से कहाँ 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत की पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदयपुर। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये उदयपुर कहाँ, तो आपको ध्यान रखना ये उदयपुर राजस्थान में है, लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना नवीनतम घोषणा के अनुसार राजस्थान के लेक सिटी उदयपुर में 4 से, यहाँ पे देखिए में शब्द छूट गया है, तो उदयपुर में 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत की या फिर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। यहाँ पे देखिए भारत, यहाँ पे में नहीं होगा, यानी कि 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसका स्थल जो है ये राजस्थान का लेक सिटी उदयपुर है। आयोजन तिथि है 4 से 7 दिसंबर 2022। इसके उद्देश्य की बात करें तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और G20 देश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्माण करना है। इसका एक मुख्य उद्देश्य है जिसको लेकर ये बैठक या फिर कह सकते हैं G20 की पहली शेरपा बैठक जो है, G20 शेरपा की बैठक ये आयोजित की जा रही है। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें, अभी हाल ही में G20 की जो बैठक हुई है, ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में 15 से 16 नवंबर 2022 को नुसा दुआ बाली इंडोनेशिया में G20 की 17वीं बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। G20 की जो 17वीं बैठक आयोजित हुई है, शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुई 17वीं, ये आपको ध्यान रखना है कि नुसा दुआ बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ 15 से 16 नवंबर 2022 को। और इसी बैठक में भारत को जो अध्यक्षता सौंपी गई है, ध्यान से सुनिएगा, इस बैठक में भारत को जो अध्यक्षता सौंपी गई है ये 1 दिसंबर 2022 से प्रभावी हो चुकी है। और ऐसे में एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो अध्यक्षता भारत को मिली है ये इंडोनेशिया की तरफ से मिली है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अध्यक्षता भारत को किसके द्वारा यानी किस देश से मिला है, तो भारत को इंडोनेशिया से ये अध्यक्षता मिली है और ये अगले 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट में यही लिखा गया कि भारत 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता अगले 1 साल के लिए इंडोनेशिया से ग्रहण किया है, यानी कि इंडोनेशिया द्वारा ये प्रदान किया गया है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न अगर मुख्य रूप से हमारे इस श्रृंखला में आप लोग बने रहेंगे तो ये मेरा आपसे 100% वादा है, पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। जब तक ये चैनल है तब तक ये आपसे वादा रहेगा कि यहाँ से बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाओं का करंट अफेयर्स का एक उत्कृष्ट श्रृंखला मैं आपको प्रदान करने वाला हूँ, या फिर हमारी टीम जो इसमें लगी हुई है ये आपको बेहतर चीज़ें देने वाली है। तो निसंदेह हमारे साथ बने रहें, इससे आपको निसंदेह फायदा मिलने वाली है। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में मंकी पॉक्स का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम पॉक्स अभी हाल ही में इसका नाम रखा गया है। हालांकि यहाँ पर एक कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि मंकी पॉक्स वर्तमान दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। इसे महामारी भी घोषित किया जा चुका है।
और इसके तहत आपको ध्यान रखना, इस बीमारी के नाम को लेकर अलग अलग देशों में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस वजह से काफ़ी समय से इसका नाम बदलने का आग्रह किया जा रहा था, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इसके नाम को लेकर के। तो अभी हाल ही में इसके नाम को परिवर्तित करते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पॉइंट लिखा गया, हाल ही में दुनिया भर के विशेषज्ञों के साथ विचार करके विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंकी पॉक्स को एम पॉक्स नाम दिया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब आधिकारिक तौर पर इस डिजीज को मंकी पॉक्स नहीं बल्कि एम पॉक्स के नाम से जाना जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक कंडीशन यह है कि आपको ध्यान रखना है कि करीब 1 साल तक इन दोनों नामों का इस्तेमाल किया जाता रहेगा और 1 साल के बाद इसे मंकी पॉक्स को यानी कि मंकी पॉक्स जो नाम है इसे हटा दिया जाएगा और इसे एम पॉक्स के नाम से जाना जाएगा। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। अब देखिए, बात यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है WHO का ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये भी चीज़ें यहाँ से नोट कीजिए। अगला हम आ चुके हैं 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य में अवस्थित छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय ने हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप सिर रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई में ये अवस्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में अवस्थित है, जिन्हें अभी हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी पॉइंट को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया कि हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में यानी कि इस कैटेगरी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि साथ ही इस साल 2022 के लिए जूरी की ओर से 6 देश जिसमें कि अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड की 13 परियोजनाओं को पुरस्कृत करने के लिए चुना गया है यूनेस्को के द्वारा। ये भी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये 6 देशों का नाम आपको ध्यान रखना है और इन 6 देशों से कितनी परियोजनाएं शामिल है ये बातें भी नोट कर लीजिएगा। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है इस संग्रहालय से संबंधित कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय की जो स्थापना थी ये 1922 में हुई थी और 2022 में इसकी स्थापना का 100 वर्ष पूरा हुआ। ऐसे में इसीलिए इसे सम्मानित भी किया गया है। और बात करें यहाँ पर इसकी स्थापना से, तो स्थापना 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हम यहाँ पर अगले 9वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे किस क्रिकेटर ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में 1 ओवर में 7 छक्के मारकर इतिहास रच दिया है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1 ओवर में 7 छक्के मारने का जो रिकॉर्ड है, ऐसा कारनामा करने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। ऐसे में ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऋतुराज गायकवाड़। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको मैं जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने इतिहास रचते हुए 1 ओवर में 7 छक्के जड़ दिए। आपको ध्यान रखना है 1 ओवर में 6 गेंद होता और 6 गेंद में 6 छक्के लगाए, यानी कि 6 × 6 करें तो हो जाता है हमारा 36 और एक 9 बॉल इन्होंने फेंका था जिसमें कि छक्का लगा। तो कुल मिलाकर इसमें 7 रन मिला और इस प्रकार से इसमें अगर हम 7 को ऐड करें तो हो जाता है हमारा 43। तो 1 ओवर में इन्होंने यानी कि 6 गेंद में यानी कि 1 ओवर में जो 6 गेंद होता है इसमें एक 9 बॉल मिला और इन सभी को मिलाकर 1 ओवर में इन्होंने 43 रन अर्जित किया है। हालांकि यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्रिकेट के इतिहास में 43 रन से भी ज़्यादा रन 1 ओवर में बने हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 7 छक्के की। लगातार 7 छक्के 1 ओवर में लगाने वाला जो रिकॉर्ड है ये ऋतुराज गायकवाड़ ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। एक प्रकार से एक महा रिकॉर्ड है और आपको ध्यान रखना यह कारनामा उन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाफ किया है और इन्होंने इस मैच में नाबाद 159 गेंदों में 220 रन मारे हैं। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये कारनामा उन्होंने वनडे मैच में किया है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ बातें एक एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया है। हालांकि उससे पहले एक पॉइंट ये भी है कि इस प्रकार वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है जसप्रीत बुमराह से संबंधित। इसी वर्ष 2022 की यहाँ पर बात हो रही है। 2022 में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज बने हैं। यहाँ पर बात हो रही है टेस्ट क्रिकेट की। आपको ध्यान रखना इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जिनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड, इन्होंने 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड किनके खिलाफ बना है आपको ध्यान रखना है। 1 ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 35 रन बनाए। इसके ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 35 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये आपको जानकर बिल्कुल आश्चर्य हो रहा होगा कि जसप्रीत बुमराह एक इंडियन बॉलर है जो कि बॉलिंग करते हैं, फास्टर बॉलर हैं और इन्होंने 35 रन बनाया है। ये तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद में जो कि इंग्लैंड के हैं।
ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए बात हुई क्रिकेट की, तो ऐसे में हाल ही में आईसीसी T20 विश्व कप संपन्न हुआ है, तो इस सूची को आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। वर्ष 2022 का जो मेजबान देश था ये था ऑस्ट्रेलिया, और आपको ध्यान रखना है इसमें 2 टीमें वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, एक थी इंग्लैंड और एक पाकिस्तान। तो इंग्लैंड ने ये खिताबी मुकाबला अपने नाम किया और उप विजेता के तौर पर पाकिस्तान चुना गया, तो ये यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि इसमें T20 विश्व कप का जो पहला विजेता था 2007 में खेला गया था दक्षिण अफ्रीका में, इसमें भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया था पाकिस्तान को हराकर। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पहली बार डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता है। ये प्रश्न है कि हाल ही में पहली बार डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2022 किस देश ने जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनाडा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को स्टार मार्क करेंगे। और इस प्रश्न के अंतर्गत पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह होगा कि कनाडा ने 109 साल पहले पहली बार डेविस कप में हिस्सा लिया था। और आपको ध्यान रखना, हाल ही में कनाडा ने पहली बार डेविस कप टेनिस खिताब जीतने की सफलता प्राप्त की है। डेविस कप की बात करें, डेविस कप जो टेनिस से संबंधित खेल है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें 109 साल पहले कनाडा पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 109 साल के इतिहास में पहली बार ये डेविस कप टेनिस खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की है। और यहाँ पर आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि कनाडा ने फाइनल मुकाबले में 28 बार के चैंपियन रहे ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। हालांकि इससे पहले वर्ष 2019 में भी कनाडा फाइनल में पहुंचा था, लेकिन स्पेन से हार का सामना करना पड़ा था। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखना है। डेविस कप की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस प्रतिस्पर्धा है। इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। डेविस कप को टेनिस का विश्व कप के भी नाम से जाना जाता है। अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 आयोजित किया गया है। तो भी हाल ही में इसका आयोजन भारत और मलेशिया के बीच शुरू किया गया या फिर आयोजित किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दूं कि हाल ही में पुलाई कुलुआंग मलेशिया में भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 आयोजित किया गया। इसका आयोजन स्थल है पुलाई कुलुआंग मलेशिया, जो कि भारत और मलेशिया के बीच यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 का आयोजन हुआ है। और इसका आयोजन तिथि की बात करें तो 28 नवंबर 2022 से 12 दिसंबर 2022 इसका आयोजन तिथि है। अगला पॉइंट है, यह अभ्यास भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों देशों के मध्य यह 2012 से आयोजित किया जाता आ रहा है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2012 में। अगला 12वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा का जो कार्यकाल बढ़ा है। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए 30 अप्रैल 2024 तक के लिए इनका कार्यकाल को विस्तारित किया गया है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि भारत सरकार ने हाल ही में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। ये यहाँ से नोट कीजिएगा। वे इससे पहले नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना कि विदेश सचिव के रूप में उन्होंने अप्रैल 2022 के अंत में सेवानिवृत्त हुए हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया था। लेकिन अभी हाल ही में पुनः इनका कार्यकाल बढ़ा के किया गया 30 अप्रैल 2024। बिहार के दृष्टिकोण से बात करें तो बिहार के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो यह आमिर सुबहानी, जो कि बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज में सभी लोग ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि यहाँ से आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस आधार पर है। आप यहाँ पर 12 फरवरी को ध्यान रखेंगे। इससे पहले ये 62 टेस्ट सीरीज का श्रृंखला है जो कि आपको पूरा करना है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संबंधित सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। कमेंट कीजिए, विस्तार से वहाँ पर लिखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखें, जो भी चीज़ आप लिखें कोशिश कीजिए कि विस्तार पूर्वक ही लिखें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।